हेलो हाय जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज़ आज़ाद। वेलकम टू द गुरुकुल मंत्र। गुरुकुल मंत्र में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे दोस्तों। दोस्तों, हम आगामी परीक्षाओं को टारगेट रखते हुए इतिहास के कुछ प्रमुख टॉपिक्स को क्रमवार तरीके से कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों, जो पेट के इतिहास के सिलेबस के पहले टॉपिक्स के तौर पर दिया गया है दोस्तों। पेट के इतिहास के सिलेबस में जो पहला टॉपिक है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है। तो दोस्तों, उसके मद्देनजर रखते हुए हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मेरे साथियों। और हम सबसे पहले देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता टॉपिक के बारे में, कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ सिंधु घाटी सभ्यताओं को और किन नामों से जाना जाता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के और भी कुछ नाम हैं, उन नामों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? तो क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि दोस्तों सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहली सभ्यता की खोज की गई थी वो हड़प्पा सभ्यता की। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस इस सभ्यता के लोग कांसा, ठीक है दोस्तों, इस सभ्यता के लोग जो है कांसा धातु का प्रयोग करते थे, इसलिए इस सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कि प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। अगर पूछे कि दूसरी नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो दूसरी नगरीय सभ्यता के बारे में बताएं दोस्तों, तो जो आपके महाजनपद के टाइम पीरियड के जो भी शहर थे स्थापित हुए, तो वो जो थे वो दूसरी नगरीय सभ्यता कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी किस किस नाम से जाना है सिंधु घाटी सभ्यता को हम देखेंगे दोस्तों। और इसे सुमेरिया सभ्यता की बेटी के नाम से जानता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछेगा कि सुमेरिया सभ्यता की बेटी को इस सभ्यता के नाम से जानता है। तो सुमेरिया सभ्यता की बेटी जो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता को जानता है। ठीक है दोस्तों, एक और मेंशन कर देते हैं सर दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस फैक्ट को याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम सरस्वती सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। ठीक है कि दोस्तों, इस बात को हम याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो इसके अदर नाम याद रखिए, क्या क्या है। पहला तो हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा शहर पहली बार खोजा गया था, तो हड़प्पा सभ्यता। और इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला गया? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पनपी सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे विकसित सभ्यता थी, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता, या कहीं कहीं इसको हम सैंधो सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखें, कहीं कहीं इसको हम सैंधो सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, और इसको प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं और सुमेरिया सभ्यता की बेटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। और अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी, इस बात को हम मस्ट है दोस्तों देखेंगे कि सिंधु घाटी की जब सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसके आसपास, उसके समकक्ष, उसके समानांतर में कौन सी सभ्यताएं चला करती थी, तो हम देखेंगे उसके समानांतर में दोस्तों चीन की सभ्यता थी। ठीक है, चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे थी? वो वांगो नदी। वांगो नदी के बारे में आपको बता दें कि वांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। ठीक है, वांगो नदी को पीली नदी भी कहते हैं। तो जो चीन की सभ्यता थी वो वांगो नदी के किनारे विकसित थी चीन में। ठीक है, दूसरी कौन सी सभ्यता थी? एक मिस्र की सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों? तो मिस्र की सभ्यता के बारे में बताते हैं। तो मिस्र की सभ्यता आपका नील नदी के किनारे विकसित हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपका जो मिस्र की सभ्यता था वो नील नदी के किनारे विकसित हुआ था। ठीक है, हम तीसरा देखें, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें दोस्तों, तो मेसोपोटामिया सभ्यता दसला फरात नदी के नाम किनारे विकसित होता है। ठीक है दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता आपका जो है वो दसला फरात नदी के किनारे विकसित होता है। आज के टाइम में इसको टाइग्रिस रिवर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सभ्यता, ये जो सभ्यताएं थी, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये तीनों सभ्यताएं आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और इसके बारे में बता दें, अगर हम व्यापार की बात करें दोस्तों, ठीक है, अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार जो होता था वो मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, इन दोनों में आपस में व्यापार हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, अगर हम व्यापार की बात करें तो इन दोनों में आपस में चीन की सभ्यता से व्यापार नहीं होता था, लेकिन जो मिस्र की सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी दोस्तों, तो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में आपस में दोनों में व्यापार हुआ करता था। ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे क्या है? आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण बताइए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की काल निर्धारण की बात करें दोस्तों, तो अलग अलग
पुरातत्वविदों ने, ठीक है, और कार्बन डेटिंग विधि ने अलग अलग सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताया है। सबसे ज़्यादा मान्य जो होता है वो कार्बन डेटिंग विधि को हम मानते हैं। तो हम कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल था, आप देख सकते हैं एक कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है दोस्तों। ईसा पूर्व जो है उल्टा क्रम में चलता है, ठीक है दोस्तों, यानी 2320 से 2350 BC से 1750 BC। एक कौन बताता है? ये आपका कार्बन डेटिंग विधि बताता है, ठीक है। इस फैक्ट को याद रखेंगे कि कार्बन डेटिंग विधि क्या बताता है, 2350 BC से 1750 BC। और कुछ प्रमुख पुरातत्वविद थे, उन्होंने क्या क्या बताया सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण। तो हम जॉन मार्शल को देखेंगे इसमें। हम जॉन मार्शल को देखें तो जॉन मार्शल ने बताया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल था वो 3250 BC से, यानी 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों। जॉन मार्शल ने कब से कब बताया था कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक। कौन बताया है? जॉन मार्शल ने, ठीक है। आगे हम देखेंगे अर्नेस्ट मैके नामक पुरातत्वविद ने क्या बताया है। तो अर्नेस्ट मैके नामक पुरातत्वविद ने आपका सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2800 ईसा पूर्व यानी 2800 BC से 2500 BC तक बताया, ठीक है। इस फैक्ट को भी हम याद रखेंगे दोस्तों। अर्नेस्ट मैके कहाँ से कहाँ तो बताए हैं? 2800 ईसा पूर्व से यानी 2800 BC से 2500 BC तक इन्होंने बताया है। अगर हम मार्टिमर व्हीलर की बात करें तो इन्होंने जो है सिंधु घाटी सभ्यता का काल आपका 2500 BC से 1500 BC तक बताया, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे इन्होंने कितना बताया? 2500 BC से और 1500 BC। और हम आपको बता दें कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता का चरम सीमा, अगर चरम सीमा की बात करें तो ये अपने चरम पर जो है 2300 ईसा पूर्व से 2300 BC से 1900 BC के बीच में था, ठीक है दोस्तों। इस फैक्ट को हम याद रखेंगे, ठीक है। हम आगे को बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे और बढ़ें तो आगे और हम देखेंगे आपका कि सर्वाधिक विद्वान, ठीक है। इस फैक्ट को हम याद रखेंगे दोस्तों कि जो ज़्यादातर विद्वान हैं, ज़्यादातर पुरातत्वविद हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है 2500 BC से 1500 BC मानते हैं। इस फैक्ट को हम याद रखेंगे दोस्तों कि सर्वाधिक विद्वान सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 BC से 1500 BC मानते हैं, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे कि सर्वाधिक पुरातत्वविद या सर्वाधिक विद्वान जो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है 2500 BC से 1500 BC तक मानते हैं, ठीक है दोस्तों। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? पूछ लेता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई थी। तो पुरातत्व उस टाइम 1861, ठीक है। पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में की गई थी। यह पूछता है कि यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो भारतीय पुरातत्व विभाग है ये आपके संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस फैक्ट को हम याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग आपका संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1861 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। हम आगे को बढ़े कि जब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी तो इसके महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया था? तो आप याद रखेंगे जो इसके महानिदेशक थे उस टाइम के जॉन मार्शल थे, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। और इसके भारतीय पुरातत्व विभाग का अगर जन्म की बात करें, देखो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना में एक ही कनिंघम का बहुत ही रोल था, इसलिए भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक जो है एक ही कनिंघम को माना जाता है, ठीक है। अगर हम एक और फैक्ट की बात करें, क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की कहाँ पे स्थापित है दोस्तों। ये इस बात को याद रखेंगे कि राष्ट्रीय जो मानव संग्रहालय है आपका वो आपका दोस्तों भोपाल में स्थापित है, ठीक है दोस्तों। इस बात को याद रखेंगे कि जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो आपका भोपाल में स्थापित है। इस फैक्ट को भी हम याद करते हुए चलेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। हम नेक्स्ट आगे और बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र की बात करें कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, ठीक है दोस्तों। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार क्षेत्र की बात करें, हम देख लेते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों आपका उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र हुआ था वो मांडा एक चिनाब नदी के सहारे स्थान था जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो उत्तर में चिनाब नदी के किनारे मांडा स्थान पर, ठीक है। याद रखेंगे मांडा में चिनाब नदी के किनारे उत्तर में था। अगर हम दक्षिण में देखें तो दक्षिण में आपका दैमाबाद, ठीक है, या दैमाबाद कहते हैं। यह किस नदी के किनारे थे? यह प्रवरा नदी के किनारे था। या दोस्तों याद रखेंगे इस फैक्ट को, दैमाबाद महाराष्ट्र में जो वो किस नदी के किनारे था? वो आपका प्रवरा नदी के किनारे था। अगर हम पश्चिम में देखें, पश्चिम में सुदकांगे डोर कहाँ पे है? आपका पाकिस्तान में बलूचिस्तान शहर में है,
जो कि दास नदी के किनारे स्थित है पश्चिम में। और पूर्व में देखें तो ये पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश मेरठ तक फैली हुई थी। आलमगीर मेरठ जो है हिंडन नदी के किनारे हुआ करता था। और फिर अगर हम सुल्तान गेट और पश्चिम की बात करें, ये दास नदी के किनारे हुआ था। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि पश्चिम में जो थी, और एक चीज़ और, पश्चिम से जो पूर्व की लंबाई हुआ करती थी, ये आप देख सकते हैं 1600 किलोमीटर थी, ठीक है। और जो आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई थी वो 1400 किलोमीटर थी, ठीक है दोस्तों। इस बात को याद रखेंगे कि पश्चिम में कहाँ तक फैली हुई थी। पश्चिम में आपका बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान शहर में सुल्तानगेट नामक स्थान पे दास नदी के किनारे स्थित था। और पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे हुआ करता था। अगर हम उत्तर की बात करें, उत्तर में मांडा, कहाँ पे मांडा स्थित है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे? चिनाब में। तो उत्तर में चिनाब में मांडा जम्मू कश्मीर के किनारे स्थित थी। और दक्षिण में देखें तो ये दैमाबाद महाराष्ट्र तक आपकी सभ्यता का विस्तार था। और जो दैमाबाद महाराष्ट्र था वो आपका प्रवरा नदी के किनारे था, ठीक है दोस्तों। हम एक चीज़ और नोट करेंगे, जो इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई थी वो 1600 किलोमीटर थी, और पश्चिम से पूर्व की लंबाई 1400 किलोमीटर थी। और जो इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल था कि यह सभ्यता कितने क्षेत्रफल में फैली हुई थी, तो आपको बता दूं यह क्षेत्र यह सभ्यता 12,000, देख सकते हैं 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई थी, ठीक है दोस्तों। यह सभ्यता यानी लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली थी। अगर यहाँ पे देखें 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, तो यह सभ्यता 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई थी। हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। आगे और हम देखेंगे दोस्तों, देखा दैमाबाद आपका जो जैसा कि बताया कि गोदावरी प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। आगे हम बताएं कि हड़प्पा सभ्यता की कुछ पृष्ठभूमि के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं कि क्या क्या पृष्ठभूमि रही हड़प्पा सभ्यता की खोज में, कैसे कैसे इसकी खोज हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली बार जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, वो चार्ल्स मेसन नामक पुरातत्वविद ने, ठीक है, 1826 में पहला प्रयास किया था, ठीक है। याद रखेंगे कि 1826 में चार्ल्स मेसन नामक पुरातत्वविद ने पहला प्रयास किया था। फिर 1856 में ए.के. कनिंघम, जैसे कि मैंने बताया कि ए.के. कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। तो 1856 में ए.के. कनिंघम ने बहुत ही सर्वेक्षण किया, ठीक है। तो इनका बहुत ही रोल है क्योंकि पुरातत्व विभाग के जनक भी रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे आपका प्राचीन नहर नहीं शहर है दोस्तों, आपका जो सबसे प्राचीन शहर था, यहाँ पे शहर है दोस्तों, आपका सबसे प्राचीन शहर है भीलवाड़ा हरियाणा का था। ये इससे पहले राखीगढ़ी हुआ था, बाद में 2014 में इसकी खोज के बाद सबसे बड़ा जो शहर आपका निकला वो हरियाणा का भिड़ाना है सर दोस्तों, ठीक है। भिड़ाना है, भिड़ाना हरियाणा का एक शहर है जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर है, ठीक है दोस्तों। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की आकृति की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी आकृति त्रिभुजाकार है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे की ओर बढ़ेंगे और हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता था, यहाँ के समाज कैसे थे? तो यहाँ का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक हुआ करता था। यहाँ पे पितृसत्ता नहीं थी, यहाँ पे जो थी, यहाँ का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे और भी कुछ जानेंगे हम। जैसा कि हम देख लें कि जो आकार था त्रिभुजाकार हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। आकार जो था त्रिभुजाकार हुआ करता था, समाज जो था मातृसत्तात्मक था, और जो यहाँ की लिपि होती यानी लिखने की जो कला होती थी ये भाव चित्रात्मक होती, ठीक है। यहाँ पे कोई लिपि विकसित नहीं हुई थी, तो यहाँ की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। इस बात को याद रखेंगे कि जो लिपि थी वो आपका भाव चित्रात्मक था, ठीक है दोस्तों। और ये लोग पूजा करते थे, ये लोग प्रकृति में बहुत विश्वास करते थे, ये अग्नि वायु इन सब की पूजा करते थे, उर्वरता मिट्टी इन सब की पूजा करते थे। तो इनकी जो पूजा करते थे ये पशुपति की करते थे पहली बात, और मातृ देवी की पूजा करते थे, और उर्वरता की देवी यानी मिट्टी की पूजा करते थे, ठीक है दोस्तों। पशुपति, मातृदेवी, उर्वरता की देवी की पूजा करते थे, या अग्नि वायु की भी पूजा करते थे दोस्तों। और इनका जो पवित्र पशु था, इनके जो पवित्र पशु थे वो कुबड़ वाला बैल हुआ करता था दोस्तों। इनका जो सबसे पवित्र पशु था जो कुबड़ वाला बैल हुआ करता था, तो कुबड़ वाला बैल इनका पवित्र पशु हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। और इनका व्यापार कैसा होता था? इनका व्यापार जो है आयात और निर्यात पर आधारित था, ठीक है दोस्तों। आयात या निर्यात में, ठीक है, इनका जो व्यापार है मतलब विनिमय प्रक्रिया द्वारा होता था, आयात निर्यात पे, ठीक है दोस्तों। और हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता दें तो सिंधु घाटी सभ्यता में 2 टीले फेमस थे। अब आपको सिंधु घाटी सभ्यता में हम 2 टीलों के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों पश्चिमी टीले, इसमें दो प्रकार का टीला हुआ था इस प्रकार की। तो दोस्तों एक था पश्चिमी में, ठीक है, एक
पूर्व में था। तो जो पश्चिमी टीला हुआ करता था, तो पश्चिमी टीला दोस्तों आपका यहाँ के दुर्ग और यहाँ के जो टीले हुआ करते थे, ये पश्चिमी का ऊंचा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे उच्च वर्ग निवास करते थे। ठीक है, पश्चिमी टीले में उच्च वर्ग के लोग, जैसे प्रशासक शासक लोग निवास करते थे। और जो पूर्वी टीला था, पूर्वी टीले पे श्रमिक लोग निवास करते थे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो जहाँ पे यहाँ की जो सुरक्षा थी, मतलब जो पश्चिमी टीले की सुरक्षा थी वो मजबूत थी, यहाँ की सुरक्षा, और यहाँ की थोड़ा उससे कमजोर हुआ करती थी। याद रखेंगे कि जो पश्चिमी टीला था यहाँ पे उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, और जो पूर्वी टीला था यहाँ पे श्रमिक वर्ग निवास करता था। ठीक है दोस्तों, हम आगे की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें हुआ करती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इससे यह पता चलता है कि यहाँ की जो नगरीय सभ्यता थी ये उच्च कोटि की थी। ठीक है दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में पक्के मकान पाए गए। बस एक एक्सेप्शन था कालीबंगा को छोड़ के, और भी जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं वहाँ पे पक्के मकान पाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और हम सबसे बड़ा नगर जो था वो आपका राखीगढ़ी था, और सबसे पुराना शहर की बात वो आपको बताया गया फिरवाना था, भिड़रावना। ठीक है, और सबसे बड़ा नगर था राखीगढ़ी था। ठीक है, और एक करंट का रिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन कि जो राखीगढ़ी है हरियाणा का, यहाँ पर सबसे बड़ा म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट बताएं, आगे और बढ़ें कि अब हम सीरियल वाइज देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में क्या था, और उसके साथ साथ जो उसके पैरेलल में जो और भी शहर मिले, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, चंद्रहूडो, इन सब का भी अध्ययन करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, किसने किया। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तीन सभ्यता की तो हम सब डिटेल पढ़ेंगे, खोज करता और किस नदी के किनारे विकसित हुआ था, और क्या क्या वहाँ के साक्ष्य हैं, ये सब पढ़ेंगे। और हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में हम सबसे पहले देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है और कब की है। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई है दोस्तों। ठीक है, हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई है। किसके द्वारा हुई है? आपके दयाराम साहनी जी द्वारा हुई है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी जी द्वारा हुई है। ठीक है दोस्तों, किस नदी के किनारे है? ये रावी नदी के किनारे। कभी ये पूछता है रावी नदी के बाएं तट पर या दाएं पर, तो याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के बाएं तट पर है। ठीक है दोस्तों, 1921 में दयाराम साहनी जी द्वारा किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर है। ठीक है दोस्तों, स्थान क्या है? यह स्थान जो है हड़प्पा सभ्यता का, ये पाकिस्तान के माटा गोमती जिला में है। ठीक है दोस्तों, इतना बात को याद रखेंगे। एक फैक्ट हम याद रखेंगे कि हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है। ठीक है, एक पुरातत्वविद थे, इन्होंने बहुत ही अध्ययन किया था। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा है। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। किसने कहा है? स्टुअर्ट पिग्गर ने हड़प्पा सभ्यता को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। ठीक है दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की अगर अवशेष की बात करें, यानी हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या क्या अवशेष मिले, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो उन साक्ष्यों की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में एक श्रृंगी जानवर, ठीक है, एक श्रृंगी जानवर मिला है, मतलब एक सिंगी वाला जानवर मिला है, उसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और क्या क्या मिले हैं? एक श्रृंगी जानवर की आवाज और एक श्रम आवास मिला है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, श्रम आवास मिला है और श्रम अन्नागार मिला है। ठीक है, और यहाँ से कुछ मातृ देवी की, मतलब यहाँ की मुद्राओं में, ये जो श्रृंगी जानवर मिला था, एक श्रृंगी जानवर, एक किससे मिला था? यहाँ की मुद्राओं में एक श्रृंगी जानवर की फोटो लगा हुआ करती थी, ठीक, चित्र लगा हुआ करता था। और मातृ देवी की मूर्ति कहाँ पे थी? यहाँ पे जो यहाँ के जो सिक्के होते थे वहाँ पे उसमें मातृ देवी की मूर्ति भी पाई गई। ठीक है, ओखली की खोज की गई थी हड़प्पा सभ्यता से, इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ओखली मातृ देवी की मूर्ति को भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि एक RH37 नामक कब्रिस्तान पाया गया था। ठीक है, RH37 जिसका नाम रखा गया है, RH37 कब्रिस्तान पाया गया था। ठीक है दोस्तों, और हाँ एक चीज़, स्वास्तिक और जो चक्र होता है भारत में, स्वास्तिक जो है और स्वास्तिक और चक्र का जो प्रमाण है वो आपकी हड़प्पा सभ्यता से ही पाया गया था। और बताएं तो हड़प्पा सभ्यता में ईंट का बना चबूतरा, वक्राकार आकार का चबूतरा पाया गया। ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे कुम्हार के चौक का साक्ष्य मिला है। इन बातों को हम याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से ये साक्ष्य मिले हैं। हम आगे को बढ़ेंगे दोस्तों, आगे को हम देखें अगला सभ्यता क्या है। अगला शहर था मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के बारे में बताते हैं, इतना जानिए कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। कब, कौन किया था? 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। किस नदी के किनारे था मोहनजोदड़ो? तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, ठीक है, और अगर हम बात करें कि आपका स्थान कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिला,
ठीक है। लारकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस लारकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मृतकों का टीला। ठीक है, इसको हम प्रेतों का टीला और सिंधु का बाग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे मोहनजोदड़ो को हम सिंधु का बाग भी कहते हैं। याद रखेंगे मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग भी कहते हैं और इसको प्रेतों का टीला या मृतकों का टीला भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस फैक्ट को हम याद रखेंगे। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ के मोहनजोदड़ो से क्या क्या अवशेष, क्या क्या साक्ष्य मिले, उस बातों का अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से आपका नरकंकाल का साक्ष्य मिला है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। और विशाल जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से विशाल जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं और एक सार्वजनिक स्नानागार का साक्ष्य भी मिला है दोस्तों। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक स्नानागार का साक्ष्य कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। और अन्नागार का साक्ष्य कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, कांसे की मूर्ति कहाँ मिली है? तो कांसे की मूर्ति कहाँ पे मिली है? मोहनजोदड़ो में। और मुद्रा पर पशुपति की मूर्ति कहाँ पे मिली है? तो आपका मोहनजोदड़ो में। याद रखेंगे, मिट्टी के बर्तन कहाँ मिले हैं? वो आपका मोहनजोदड़ो में। बृहद स्नानागार की बात करें तो बृहद स्नानागार आपका मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। सूती वस्त्र के साक्ष्य की बात करें तो आपका मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, और मोहनजोदड़ो में बाजार प्रणाली का भी साक्ष्य मिलता है और कछुए एवं घड़ियाल की हड्डियों का। दोस्तों याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो में कछुए और घड़ियाल की हड्डियों के भी साक्ष्य मिले। ठीक है, हम आगे क्यों बढ़ेंगे नेक्स्ट अपने शहर पे। अगला है लोथल। लोथल में क्या क्या पाया गया? तो लोथल की जो खोज की थी सर्वप्रथम 1957 में लोथल की एस आर राव द्वारा। लोथल की खोज SR राव द्वारा 1957 में की गई थी। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है दोस्तों। याद रखेंगे कि लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि इससे क्या अवशेष और साक्ष्य मिले थे तो लोथल की बात करते हैं तो लोथल से आपका सती प्रथा का साक्ष्य मिला था। सती प्रथा का साक्ष्य कैसे मिला? यहाँ पे 2 लाशें एक साथ लिपटी हुई मिली थी, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि लोथल में सती प्रथा का साक्ष्य मिला था। ठीक है दोस्तों, और आगे देखेंगे कि शतरंज जैसे खेल का साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे शतरंज जैसे खेल का साक्ष्य प्राप्त होता है। बाजरे का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ लोथल से। फारस की कुछ मुहर प्राप्त की गई थी यहाँ से दोस्तों। याद रखेंगे, फारस की कुछ मुहर कहाँ पे प्राप्त की गई थी? लोथल से। घोड़े की मूर्ति प्राप्त की गई। ठीक है, और बाजरे का साक्ष्य बताया। और यहाँ पे डाकयार्ड का साक्ष्य मिला है मैंने। ठीक है दोस्तों, इन बातों को याद रखेंगे। हम आगे की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट स्तर पे। हाँ, अगर बात करें चावल की खेती का जो प्रमाण मिला है वो आपका लोथल से मिला है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लोथल से चावल की खेती के भी प्रमाण मिलते हैं। और विदेशी व्यापार, ठीक है, विदेशी व्यापार एवं बंदरगाह, इस बात को याद रखेंगे कि लोथल से विदेशी व्यापार एवं बंदरगाह का साक्ष्य मिला है दोस्तों। याद रखेंगे, लोथल से विदेशी व्यापार एवं बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। ठीक है दोस्तों, हम आगे की ओर देखते हैं कि लोथल को, हाँ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना था। याद रखेंगे, लोथल को हम लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना इस बात को याद रखेंगे कि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। आगे वाला सवाल देखते हैं। आगे क्या था? कालीबंगा। कालीबंगा की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो कालीबंगन था, इसकी खोज 1953 से 1960 तक चली थी। कौन कर रहा था इसकी खोज? अमलानंद घोष। इस बात को याद रखेंगे कि इसकी खोज जो है अमलानंद घोष द्वारा की जा रही थी। किस नदी के किनारे विकसित है? तो आप याद रखेंगे कि कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे है? गंगानगर, राजस्थान में। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ के अगर हम साक्ष्य और अवशेष की बात करें तो यहाँ के जो साक्ष्य थे वो जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ठीक है, लकड़ी की हल का साक्ष्य मिला। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कि लकड़ी की हल का साक्ष्य कहाँ मिला? तो आपका यहाँ पे कालीबंगा में। ठीक है, काली चूड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काली चूड़ी का जो प्रमाण मिला है वो आपकी कालीबंगा में मिल रहा है। ठीक है, अलंकृत ईंटों का प्रमाण की बात करें, अलंकृत ईंटों का जो प्रमाण मिला है आपकी कालीबंगा में मिला है। आयताकार अग्निवेदिकाएं, यहाँ इंपॉर्टेंट दोस्तों की पूछा जाता है अग्निवेदिकाएं कहाँ मिली, तो आपकी याद रखेंगे कालीबंगा में। और मिट्टी के मकान के साक्ष्य भी कालीबंगा में मिले हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, एक बार रिपीट कर लीजिए, मिट्टी के मकान के साक्ष्य आपकी कालीबंगा में मिले हैं। अलंकृत ईंटों का जो प्रमाण मिला है वो आपकी कालीबंगा में मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आयताकार अग्निवेदिकाएं कहाँ पे मिली है? तो आपका कालीबंगा में मिली है। जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? आपकी कालीबंगा में मिले। ठीक है, हम आगे को बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट शहर है आपका धौलावीरा। तो धौलावीरा की बात करें दोस्तों, इसकी खोज 1990 से 91 में तक चली थी। याद रखेंगे, इसकी खोज 1990 से 91 तक चली थी। और इसकी जो खोजकर्ता थे वो रविंद्र सिंह बिष्ट थे। याद रखेंगे कि धौलावीरा के खोजकर्ता इसकी खोज 1990 से 91 तक चली थी। इसकी जो खोजकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट थे। ठीक है,
धोलावीरा कहाँ पे है? मानसर या मानहर नदी के मध्य, ठीक है, मानसर और मानहर नदी के मध्य यह शहर है, ठीक है। यहाँ के साक्ष्य और अवशेष की बात करें, यहाँ से क्या क्या प्राप्त किया गया था, तो धौलावीरा से दोस्तों जल प्रबंधन और जल निकासी का साक्ष्य था, ठीक है दोस्तों। जल प्रबंधन और जल निकासी के साक्ष्य कहाँ तक था, वो धौलावीरा से था। और यहाँ धौलावीरा के जो शहर थे, जो नगर था, वो तीन विभागों में विभाजित था, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे कि जो धौलावीरा का शहर था वो 3 विभागों में विभाजित था, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, ठीक है। यहाँ का जो शहर था 3 भागों में विभाजित था और यहाँ स्टेडियम के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। यहाँ पे सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्ह, ठीक है, यहाँ पे सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्ह प्राप्त हुए और यहाँ पे जल प्रबंधन जल संरक्षण की व्यवस्था थी। हम आगे बढ़ेंगे। आगे है चन्हुदड़ो, ठीक है। चन्हुदड़ो की बात करें तो ये आपका, इसकी खोज 1931 में एनजी मजुमदार द्वारा, ठीक है, 1931 में चन्हुदड़ो की खोज एनजी मजुमदार की द्वारा की गई थी। यह किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों यह सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। स्थान वही सिंध प्रांत आपका पाकिस्तान। यहाँ से क्या क्या अवशेष साक्ष्य मिले, इसका जो अवशेष और साक्ष्य है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ से आपके जो है वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मिला है। याद रखेंगे इस बात को कि मोहनजोदड़ो से वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मिला है। सौंदर्य सामग्री का, ठीक है, सौंदर्य सामग्री की वस्तुएं मिली, जैसे लिपस्टिक मिला है दोस्तों यहाँ से, और से जो है आपका चन्हुदड़ो से। मनके बनाना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो मनके बनाने के कारखाना है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो चन्हुदड़ो से बना है, ठीक है दोस्तों। अलंकृत हाथी, खिलौना, प्लास्टिक, लिपस्टिक, मापने का बटखरा, कांसी का बना हुआ बैलगाड़ी, ठीक है, कारखाना, झुंगर झांगर संस्कृति के साक्ष्य। याद रखेंगे झुंगर झांगर संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किए थे, वो चन्हुदड़ो से। इन बातों को याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। हम आगे देखेंगे। बनावली की बात करें तो बनावली से क्या क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, बनावली से आपका सबसे पहले बनावली की खोज आर.एस. बिष्ट द्वारा कब की गई थी, 1973 में की गई थी दोस्तों। और यहाँ पे यह देखा जाता है कि यहाँ पे जल विकास प्रणाली का, जल संरक्षण का, जल संचयन प्रणाली का अभाव पाया गया, कहाँ पे, बनावली में, ठीक है दोस्तों। यहाँ की हल की आकृति का साक्ष्य मिला है। जौ का साक्ष्य मिला बनावली में। तांबे की मिट्टी का हल और अनाज के ढेर का साक्ष्य मिला है, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही रिलेवेंट है और बहुत ही मस्ट है, इसको जरूर एक बार देखिएगा, रिवीजन करिएगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग द गुरु मुल्ता, थैंक यू।